खूबसूरत ड्रामा था। तो अब मेरा ख्याल से शायद थोड़ी आसानी हो जाए मुझे अनवर साहब से। चले देखते हैं। मैं फैसलाबाद में एक फेस्टिवल होता है ऐसी, असगर नदीम सैयद करते हैं फेस्टिवल, तो मैं गया वहाँ, एक साहब बैठे हुए थे। कह लगे साहब आपके बारे में मैंने सुना है कि आप लिखते वक्त किसी को कॉपी करते हैं। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। कह रहे आपकी तहरीरों में आप किसको कॉपी करते हैं? मैंने कहा मैं ज़्यादातर भाई हालात हाजरा के बारे में लिखता हूँ, और अगर हालात हाजरा गुजरे हुए हालात हाजरा को कॉपी करें तो फिर मैं कहाँ से आ गया इसमें कुछ, क्योंकि मुसलसल हालात हाजरा जो हैं वो कॉपी करते चले आ रहे हैं पिछले वालों को। तो कहने लगे कि मैंने कहा ये बात नसर में तो मुमकिन नहीं है कि नकल की जाए किसी की, शायरी में मुमकिन है। अब देखिए कि मीर से मुसफ़ी फ़िराक नासिर काज़मी नहीं बच सके, मीर की शायरी से गालिब बेदिल से नहीं बच सके, इकबाल भी मीर से नहीं बच सके। इकबाल पे ज़रा चौंके वो, फैज़ साहब, सौदा, हाफिज़, इकबाल गालिब से नहीं बच सके, चार शायरों से नहीं बच सके। तो कह लगे आपने भी कहा इकबाल, तो मैंने कहा जी हाँ इकबाल भी, इकबाल मीर से नहीं बच सके। तो कहने लगे अल्लामा को आप कहते हैं कि मीर से, अल्लामा ने तो मीर को पढ़ा भी नहीं होगा। तो मैंने कहा जी जी मुमकिन है, ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो कहने लगे आप मुझे एक शेर सुनाएं अल्लामा का जो मीर से मिलता हो। मेरा दिल तो नहीं था कि मैं उनको शेर सुनाऊं, मगर उन्हें बातचीत शुरू करने से पहले कह दिया था मुझसे कि खाने से पहले आपको 1 घंटे के लिए मेरे घर चलना है, क्योंकि असगर नदीम सैयद ने यहाँ लाने के लिए मना कर दिया है। तो मैंने कहा अच्छा मैं चलूँगा घर आपके। वो ड्रिंक्स की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा इसलिए उनको जवाब देना पड़ा था मुझे हर बात का। तो मैंने कहा कि देखिए मीर का शेर है, मस्जिद में हुआ आज, मीर का है जो बेनमाज, मीर का था मस्जिद में हुआ आज इमाम आके कहीं से, कल तक तो यही मीर खराबात नशी था। अल्लामा ने कहा जो बेनमाज कभी पढ़ते हैं नमाज इकबाल, बुला के दैर से मुझको इमाम करते हैं। मैंने कहा पूरा शेर देखें आप, यही है। फिर मीर ने कहा फरियाद इन्हीं रंगों है गुलजार में हर सुबह, बुलबुल ने मेरी तर्ज सुखन साफ उड़ा ली। अल्लामा ने कहा उड़ाई तूतियों ने, कमरियों ने, अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज फुआ मेरी। मैंने कहा ये पूरा मीर का शेर है। फिर मीर ने कहा मुझको शायर न कहो मीर के साहब, मैंने दर्द व गम जमा किए कितने तो दीवान किया। इकबाल ने कहा खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, बगर न शेर मेरा क्या है शायरी क्या है। तो कहने लगे ये वाली शायरी तो इकबाल की मैंने सुनी नहीं, इकबाल की तो शायरी है इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दमे मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। मैंने कहा मीर साहब पहले कह चुके हैं, इश्क था जो रसूल हो आया, उसने पैगाम में इश्क पहुंचाया। उठ के चले गए मेरे पास से, और फिर मुझे मिले नहीं। मैंने असगर से पूछा ये साहब कौन थे? बोले खुद को अल्लामा का रिश्तेदार कहते हैं, मगर 20 साल हो गए अभी तक ये इनका कहना कंफर्म नहीं हुआ है। मैं बाद में कुछ बात करूँ किसी शायर पे, आप अनवर साहब आपसे एक शिकायतन बात ये कि टेलीविज़न के लिए अब काफ़ी लंबा वक्फा आ गया, क्यों? पाकिस्तान की आप आबादी को देखें बेटा, वक्फा बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि इतने लिखने वाले पैदा हो रहे हैं, जितने बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो फिर जगह नहीं बन रही है। अब जो है एक मतलब कि जितने बूढ़े अदाकार हैं बहुत मसरूफ़ हैं आजकल, क्योंकि हर ड्रामे में 4 बेटियां हैं या 5 बेटियां हैं,
तो बाप को बेटियों को गले लगाने की आदत है टीवी पे। तो कभी इतने खुश हैं, काजी वाजिद खुश हैं, किसी की 6 बेटियां, किसी की 5 बेटियां। अब ये ड्रामे इस तरह के मुझसे लिखे नहीं। तो इसीलिए तो गिला है कि आप क्यों नहीं लिख रहे। आपको लिखना चाहिए, हम मुंतज़िर भी हैं। और नहीं, मैंने एक फिल्म लिखी है और आपके लिए लिखी है, आप डायरेक्ट करेंगे उसको। एक सारंगी वाले की कहानी है और बिल्कुल आज के ज़माने से कहाँ चली जाती है। बहुत वो क्या कहना चाहिए, कुछ शर्माते शर्माते मैं ये इधर एतराफ़ भी करूँगा, इस किताब में एक छोटा सा पैराग्राफ मेरे पे भी है वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि जब आप लिख रही थी सब चीज़ें, इसमें टेलीविज़न भी, थिएटर भी, तो उसमें खुसूसन आपका जो मुझे कुछ जहाँ पे लगा, तो मोइन साहब के हवाले से चैप्टर छोटा सा है। बिल्कुल क्यों? मैंने एक जुमला लिखा है कि लोग मुझसे मोइन की प्राइवेट ज़िंदगी के मुतालिक बहुत पूछते हैं कि मैं आउटसाइडर हूँ और अगर मुझे कोई बात पता है तो मोइन की ज़ुबानी नहीं पता होगी। अगर किसी की ज़ुबानी पता है तो वो तीसरे आदमी की ज़ुबान है, मैं उसको यकीन नहीं करूँगी। तो मैं क्यों वो लिखूँ जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। नहीं, जो लिखा वो बहुत खूबसूरत। अनवर के हर लफ्ज़ और हर जुमले को समझने वाला मोइन था, बहुत प्यारा आदमी था। अनवर के स्क्रिप्ट को मजहब समझकर पढ़ता था। अनवर का लिखा हुआ एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला वो समझता था। एक दफ़ा पढ़ता था और कागज़ हटा देता था और जिस किरदार में ढलना होता था सब कुछ भूल कर वही बन जाता था। मोइन मुझे फ़ोन करके कहता था, भाभी उस बुढ़ऊ को समझा लो, मुझसे नाराज़ हो गया है। घर में घुसते थे, आवाज़ आती थी, क्या पका है, खाना मिलेगा। मैं वही जो कह रहा था कि जब इसको आप पढ़ते हैं तो आपका दिल चाहता है, बहुत सी तशनगी रह जाती है। तो कुछ वो आपने खैर। मोइन का ये था कि जैसे घर वाला है वैसा होता है, और घर वालों के बारे में ज़्यादा लिखना अच्छा नहीं। तो मोइन का मेरा 32 बरस का साथ रहा। आप उम्र के आखिरी हिस्से में मुझे पता था मोइन बीमार है और हेपेटाइटिस से डेथ हुई उसकी, सी, और हार्ट का प्रॉब्लम था, ओपन हार्ट हो चुका था, मगर बीमारी दूसरी थी। मोइन के आखिरी वक्त में मोइन को इस्लाम का बहुत हो गया था, मगर स्टेज पे आके मेरे घर में ठीक थे। मुझे मेरा झगड़ा रहता था इससे, मैं सीरियस हो जाता था कि हम दो एक शो में हैं, तुमने 15 मिनट ओपनिंग में मज़हब के ऊपर तकरीर की, और तकरीर कैसी कि एक रास्ता बताया अल्लाह ने, हमें चलना चाहिए उस पर, फला ये वो इतनी, और उर्दू तर्जुमा कुरान शरीफ का। मैंने कहा पहले आयत पढ़ दो फिर तर्जुमा सुनाओ तो अच्छा लगता है, खाली तर्जुमा सुना दी तो। और इतने 15 मिनट तकरीर करने के बाद ख़वातीन हज़रात तशरीफ़ लाती हैं, निर्मा मैंने कहा ये तुम 15 मिनट पहले बोल लेते तो क्राउड की खुशता ये कि तुम्हारी तकरीर ख़त्म हो गई इससे। तो फिर बहुत समझाता था उसको, मगर कमाल का एक्टर था। लूज टॉक 389 एपिसोड्स, और ना कोई सेट नहीं था, एक मेज 2 कुर्सियां, पीछे लूज टॉक लिखा हुआ है। 3 दिन पहले मैं स्क्रिप्ट देता था उसको, उस पर कहता था मोइन अगर तुमने इसमें अगर अपनी मर्जी से हंस भी दिए तो ये स्क्रिप्ट खराब हो जाएगा, जो लिखा हुआ है वही करना है। ऐनक जहाँ फेंकनी है, जिस बात पे वहीं ऐनक फेंकनी है, जहाँ टांग रखनी है मेज़ पे वहीं रखनी है जहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि स्क्रिप्ट कैमरामैन के पास भी है, डायरेक्टर के पास भी है। उनको पता चलेगा कि तुम्हारी टांग आने वाली है, वो कैमरा उधर आ जाएगा। अपनी तरफ से तुम एक लफ्ज़ मत करना, और उसने नहीं किया। तो 2 रिहर्सल करते थे हम और फिर प्रोग्राम करते। मगर सूट पहनने का बहुत शौक था, मेरे पास सूट ही नहीं है कोई, मगर मोइन बगैर सोएम पे भी सूट पहने का, काला सूट पहन के जाएगा, बगैर सूट के नहीं पहनता। अपनी अपनी आदतें होती है, मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में उतना बड़ा एक्टर कोई नहीं है।
अब अपने ख्याल में मैं ज़रा फराख दिली का मुजाहरा करने लगा हूँ कि ये नायाब मौका यकीनन हमारे जितने अज़ीज़ दोस्त यहाँ आए हैं वो चाहते होंगे अनवर साहब से कुछ पूछना, तो हमारे पास करीबन 20 मिनट है और 20 मिनट में बस ये कि सवाल प्लीज़ मुख्तसर हो और सवाल हो। जी ये सर को दीजिएगा माइक, क्विकली क्विकली क्विकली। बच्चों आप लोगों को भी स्पीड थोड़ी सी, आप जो पीछे साहब बैठे हैं उन्होंने, जी। अनवर, मैं सरवर नकवी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत फ़ख्र है इस बात का कि मैं और आप कराची यूनिवर्सिटी में साथ थे और लेक्चर हॉल में जब हम जाते थे तो आप बाहर बैठ के कहानियाँ सुनाते थे और मजाक किया कर रहे थे, और जब मैं बाहर आता था तो आप कहते थे कि सरवर क्या लेक्चर क्या हुआ। और ख़ास तौर पे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर थे डॉक्टर कदीर, जी दोस्त थे मेरे। डॉक्टर कदीर का लेक्चर जो है उसके बारे में आप ख़ास तौर पे पूछा करते थे। माशाल्लाह आपने जो कुछ हासिल किया ज़िंदगी में वो उस हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस खुशी है। मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा एक सवाल कि आप जब उस ज़माने में यूनिवर्सिटी में हमारे साथ होते थे तो क्या आपको कुछ इस बात का गुमान था कि आप ये सब हासिल करेंगे? अगर पहले से मालूम होता तो मैं यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं। यूनिवर्सिटी मैं गया था तालीम हासिल करने के लिए, मगर तालीम हासिल करने के बाद मुझे कुछ मिला नहीं। पहली नौकरी भी सिफारिश से मिली और उसके बाद मैंने पेंट करने लगा। मैं पेंटिंग तो पहले से करता था। 58 में मेरी पहली एग्जीबिशन हुई थी और सर्वर जो हैं ये थ्रू आउट करियर में अपने हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही रहे। सरकारी इम्तिहान में भी टॉप, हर जगह बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और मैं जलता था इनसे कि ये इतना क्यों पढ़ता है। और मगर ये कि जो नौकरी मिली, मैं और सामने बैठे हुए तो एक साथ मिली हमको और फ़कीर साहब को। मैं दिल से फ़कीर था, ये ख़ानदानी फ़कीर थे। इनका ख़ानदानी फ़कीरों का है और मगर फ़कीर महल वो वाले फ़कीर। मगर वो नौकरी भी मुझे शाकिर दुरानी साहब की, वो माजिद साहब को जानते थे। माजिद साहब मेरे बहनोई थे। ज़हरा पाकी मियाँ उन्होंने दिलवा दिया था कि इनको नौकरी दे दो। मुझे नौकरी मिल गई। ये सब सूट पहन के आते थे, मैं ये कुर्ता और जीन्स और चप्पल पहन के जाता था। दुरानी साहब ने बोर्ड मीटिंग में, शेयर्स डिपार्टमेंट का चीफ था, तो दुरानी साहब ने मीटिंग में बुलाया तो मैं कुर्ता पहन के चला गया। दुरानी साहब आप फाइल रखें और बाहर जाएं। तो मज़ारी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा तुमने अनवर को बाहर क्यों भेज दिया, तुमने कपड़े नहीं देखे उसके। बाद में जब बुखारी साहब को सज़ा हो गई दूसरी हुकूमत में, दुरानी साहब को, तो मैं जेल गया सूट पहन के मिलने उनसे। मगर दुरानी साहब शलवार कमीज पहने बैठे हुए थे, तो मैंने कहा भाई साहब आपकी ख्वाहिश मैंने आज पूरी कर। चले ये नेक्स्ट जी, उधर ही साथ ही पहले दे दीजिए पीछे जी। मैं सिर्फ इमराना साहिबा से टाइटल के बारे में पूछना चाह रही थी, आपने उलझे सुलझे अनवर के टाइटल का इंतखाब क्यों किया? इत्तेफाक से इस पूरी किताब में टाइटल अनवर ने सिलेक्ट किया। ये एक शेर है जो अनवर आपको सुनाएंगे। ये अगर पहले समझ जाती तो ये टाइटल नहीं होता। मीर तकी, मैंने कहा मैं 50 साल से शो बिज़नेस वाबस्ता हूँ। मीर का शेर है, लाग यानी इन्वॉल्वमेंट, मोहब्बत। लाग गर दिल को नहीं, लुत्फ नहीं जीने का, उलझे सुलझे किसी काकुल के गिरफ्तार रहो।
ये मीर साहब का शेर। लाग गर दिल को नहीं, लुत्फ नहीं जीने का, उलझे सुलझे किसी काकुल के गिरफ्तार रहो। जैसे खालिद ने भी कहा है, ना हो मरना तो जीने का मजा क्या। यहाँ मरना डेथ नहीं है, यहाँ है किसी पे मरना। जब तक तुम किसी पे नहीं मरते रहोगे तो लानत इस जीने पे। ना हो मरना तो जीने का मजा। हवस को है निशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मजा क्या। आप मरते रहिए किसी पे और जिंदगी आराम से कट जाएगी। जी अनवर साहब से मेरा सवाल है कि इधर जी जी इधर 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 नहीं नहीं आपसे कहाँ इधर आपसे सवाल मेरा ये है कि आपके ख़ानदान में कुकिंग का बड़ा रिवाज रहा और उसको एज अ प्रोफेशन अपनाया गया। जुबैदा आप और फिर आपकी बीवी ने किताबें लिखी उसके ऊपर, तो क्या आपकी टेस्ट बर्ड्स पहले से ही डेवलप थे कि कुछ शिकायत नहीं की कुकिंग के बारे में, कि या फिर अपनी जैसे कि आपने हर चीज़ के ऊपर जो है कि दोज़ख में गुनहगार औरतों को उनके पकाए गए सालन ज़बरदस्ती खिलाए गए, आपके घर की ख़वातीन कैसे पकाती थी? एक तो बेटा खाना हमारे यहाँ सब पकाते हैं, मैं बहुत अच्छा खाना पकाता हूँ और मैं उल्टे तवे की रोटी भी बनाता हूँ। अच्छा, बहुत। और क्योंकि हम लोग सिफारिश के खिलाफ थे पूरा ख़ानदान, तो खाना पकाने की नौकरी कहीं भी मिल सकती थी। ये वाहिद नौकरी है, इसकी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। असल में मेरी अम्मी खाना बहुत अच्छा पकाती थी, बनाती थी नहीं। बेवकूफ़ बनाया जाता है, खाना पकाया जाता है। तो इम्मो भी पकाती हैं खाना, मैं भी पकाता हूँ, जुबैदा, अम्मी, सब ने अम्मी से सीखा है हमने। और मुमकिन है कि जल्दी आप मेरा प्रोग्राम भी देखें टीवी पे कुकिंग का, कि एक मेज़ है, एक मैं हूँ और एक मेरा पॉलिटिकल गेस्ट है और मैं खाना पका रहा हूँ उनके लिए, और खाना प्लेट में अंडर द टेबल देता हूँ उनको। तो मैंने कहा खाने का मज़ा अंडर था। तो वो पहली दफ़ा तो परेशान है, झुक के लेते हैं। ये क्या किया? मैंने कहा सर आप बड़े आज वजीर हैं तो ऊपर से देते हैं। तो ये जल्दी आएगा इंशाल्लाह। इसके हवाले से भी जी किताब में बहुत मज़ेदार चैप्टर है अनवर साहब की खाना पकाने का। जी बेटा आप बोलिए। मेहर कुछ पूछ रही जी थी। जी बताइए जी जी। आप माइक उतनी देर में उधर पहुंचा दीजिए जिन्होंने इसके बाद पूछना है। आप बताइए। अनवर भाई, आप सबकी बातें हम बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं और बहुत सारी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको हजरा आवाज़ आ रही है कि आपकी जो मंसूब है वो आपकी मज़ा है, मगर मैंने जो आपको पहचाना वो आपके ड्रामे सितारा और मेहरुनिसा से था। उसका सामीन से ज़रा बताइए कि उसके लिखने के पीछे क्या अवामिल थे और ऐसे कैरेक्टर्स को कैसे तख्लीक किया जिनकी ज़िंदगी में सिवाय उदासी के कुछ नहीं थे। तो ये क्या कंट्रास्ट है आपकी पर्सनैलिटी में, इसका ज़रा जिक्र कीजिए। सितारा मेहरुनिसा जब मैंने लिखा तो उस वक्त टेलीविज़न पे जो सीरियल आ रहे थे उसमें किसी में 18 कैरेक्टर, किसी में 20। मैंने कहा 3 किरदारों पे एक प्ले लिखते हैं। टेलीविज़न वालों ने मुझसे कहा कि मैं इतना पुराना लिखने वाला, कह लेंगे नहीं ये तो चलेगा ही नहीं, ये 3 कैरेक्टर पे पूरा सीरियल, और जिसमें उनका बाप भी मर जाता है, माँ भी मर जाती है, वो 3 रह जाएंगे, सितारा, मेहरुनिसा और रामिस। मैंने कहा मत करें। मैंने ताहिर खान एक है, मैं गया उनके पास, मैंने कहा ताहिर ये सीमा ये प्ले है मेरा, ये कर। तो कह लगी कि अगर आप कह रहे हैं तो बड़ी बात है, आप तो उसी पीटीवी के लिए लिखते हैं। वो प्ले हुआ और फिर देखा आप लोगों ने कि अतीक़ा पहली मरतबा, अतीक़ा को उर्दू नहीं आती थी, सिर्फ अंग्रेज़ी आती थी उनको। मैंने रोमन में लिख के अतीक़ा को दिया कि तुम पढ़ो इसको, मगर वो दूसरी एपिसोड के बाद उसको उर्दू आ गई। तो उसने कहा मैं आपका लिखा हुआ पढ़ सकती, और वो पढ़ ली। वो आम से घर की कहानी थी जो हर जगह मतलब कहीं मिल सकती है कहानी आपको। इसके लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना या स्पोर्ट्स कार या घोड़े, कुत्ते, घोड़े, पता नहीं क्या क्या अब तो आ गया है सीरियल के अंदर, मोटरसाइकिलें, और ये उसमें ज़रूरत नहीं है इसको। मेरी आंगन टेढ़ा मेरा था प्ले, 1-2 कमरों के अंदर पूरी कहानी थी बिल्कुल।
और जिसमें उनके अब्बा थे, मेरा प्ले नकफस नाशियाना, उसमें इरफान बैंड वाले हैं, उसमें रूही बानो, शफी मोहम्मद थे। वो भी 2 कमरों की कहानी थी पूरी, तो कोई ज़रूरत ही नहीं। हाफ प्लेट में मोइन और खालदा रियासत थे। खालदा ने मुझसे कहा कि अनवर तुमने मेरे लिए कोई खेल नहीं लिखा है, मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा 3 महीने हैं, अब 3 महीने तुम प्ले लिख दो मेरे लिए कोई। तो मैं कहा तुम कराची रुको, लाहौर मत जाओ। वो अपनी बहन के यहाँ रुक गई। 2 हफ्ते में मैंने ये प्ले लिखा, 4 दिन में मोहसिन अली ने रिकॉर्ड किया इसको, और खालदा की डेथ से 6 दिन पहले ये ऑन एयर चला गया। तो वो प्ले था जो मेरा अपने लिखने, जितने प्लेस लिखे हैं मुझे सबसे पसंद हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरवा अली है, और सबसे पहले तो मैं इमरान आपा आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अनवर मकसूद साहब से मज़ीद रोशनास कराया है, क्योंकि जो हम टीवी पे देखते हैं उनको शुरू से देखते चले आए हैं, और अब आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी के पे से भी आपने रोशनास कराया है। सरमद साहब ने क्वेश्चन किया था आपके ड्रामों के हवाले से कि अब आप नहीं लिखते, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़बान बयान की आज़ादी के हवाले से अब आप क्या कहते हैं कि जैसे स्टूडियो 2.5 और स्टूडियो 2.25 जैसे प्रोग्राम थे जिसमें समाजी और माशी हालात के बारे में आप कुछ एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था वो करते थे, लेकिन अब क्या आप समझते हैं कि वो आज़ादी नहीं है जो मार्शल दौर में भी थी और आप लोग तंज़ो मज़ाक के पैराहे में उसको कर देते थे? बेटा तो इतनी आज़ादी है कि आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन अब वो प्रोग्राम ऐसे क्यों नहीं आ रहे? अब बेटा ऐसा है, प्रोग्राम तो आ रहे हैं मज़ाहिया, मगर वो जितने, मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत ही बुरा लफ्ज़ है, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। मैं शुरू तो कर सकता हूँ, मगर कराची में मुझे भांडी नहीं मिल रहे हैं। ये 5-6 बिठा लेते हैं जो बुरे, कहना बुरी बात है, वो मेरे सब दोस्त हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं वो, उनको स्क्रिप्ट चाहिए, बगैर स्क्रिप्ट के वो जो मर्जी आया कहते देते। तो ये लफ्ज़ पंजाब में आम में कहना मैं नहीं कहता, वो सब बड़े एक्टर हैं, मगर उनको एक स्क्रिप्ट चाहिए एक। अब मज़ाक का स्टैंडर्ड जो है वो नहीं रहा है। अब मज़ाक के अंदर रेटिंग आ गई है कि ये रेटिंग मिलेगी प्रोग्राम को। अब मैं जैसे प्रोग्राम करता हूँ उसमें बदतहजीबी या किसी का नाम लेके, कभी मैंने ज़िंदगी में 50 साल में मेरे किसी प्रोग्राम में किसी बड़े आदमी के नाम लेके मैंने मजाक नहीं किया, बिल्कुल। और ये कि इंशाल्लाह वक्त बदलेगा। जी मैम, जी उसके बाद सर को दीजिएगा। जी मैम, बात करना चाह रही बहुत देर से। अस्सलाम वालेकुम। बोले अनवर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या टेलीविज़न से दूरी की वजह ये तो नहीं कि मोइन अख्तर को आप बहुत मिस करते हैं, जैसे कि आज मेरा ख्याल है कि हम सब ने भी उनको बहुत ज़्यादा मिस किया है। नहीं, मोइन को तो अगर याद अगर रखना है मुझे मोइन को, तो मुझे टीवी जाना चाहिए। इससे अच्छा रास्ता मुझे याद रखने के लिए और कोई नहीं है कि एक जगह जहाँ हम दोनों मिला करते थे, मैं वहाँ भी जाता हूँ। मैं आऊँगा इंशाल्लाह। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस फैसले का, जैसे ही आता है आप मुझे टीवी पे देखें। ये सवाल तो बड़ा रिवायती है, लेकिन जब आप इसका जवाब देंगे तो बहुत सौ को फ़ायदा होगा कि नए लिखने वालों को आप क्या गाइड करेंगे कि अगर किसी का लिखने का इरादा है या वो लिखता है, ज़्यादा नहीं लिख पाता, टैलेंट है उसमें, तो आप क्या उसको रखना? अच्छा बेटा, इसका ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके जानने वाले मेरे पास आए, कहने लगे, मेरे दोस्त ने कहा अनवर ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये लिखते भी हैं और पेंट भी करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप लिखिए। तो कहने लगे आपने मेरी कोई लिखी हुई चीज़ पढ़ी है? मैंने कहा नहीं बेटे, मैंने आपकी पेंटिंग देखी। तो ये है कि नए लिखने वाले जो है ना, इनको जब तक आदमी खुद ना पढ़े ना, पढ़ना ज़रूरी है किताब का अच्छा लिखने के लिए। आपको दूसरे लोगों को पढ़ना चाहिए कि कैसा लिखते हैं, क्या हो रहा है। कोई पढ़ता ही नहीं है। किसी हमारे जितने टेलीविज़न के एक्टर्स हैं उनके घर में किताब नहीं मिलेगी, तबाही है ये। उनको ये भी नहीं पता कि वो किस ड्रामे के लिए आए, वो अपना
3 लाइनें बोल के घर चले जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कोई ड्रामा कौन डायरेक्ट कर रहा है, कब आएगा, कब नहीं, तो सेंसर मैं होगा, अदब की कुछ बात नहीं कर रहा हूँ कि पता। इसमें किताब ही नहीं है किसी घर में। और डिफेंस में जो हमारे डिफेंस में जो घर हैं 80% घरों में लाइब्रेरी तो है, मगर आप एक किताब निकालिए तो पूरी शेल्फ में लकड़ी की कुछ 100 किताबें निकल के आती हैं, वो सब लकड़ी की किताबें हैं वहाँ, असली किताब किसी घर पे नहीं है। जी मैम। जी आदाब, कैसे ठीक, हैं ठीक। अनवर भाई और इमो? इतना अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपने इतना पूरे मुल्क को महसूस कर दिया है अपनी शख्सियत से, और दोनों मिलके तो कमाल हो गया। मुझे ये बताइए कि आपने 14.5 लिखा, 14.25 लिखा, अब हम 70 साल के बुढ़े हो रहे हैं, अब बताइए क्या आ रहा है? मुझे सख्त इंतज़ार है इस बात का। अब मैं 14 अगस्त नाम है, जो अब तक 14 अगस्त लिखा नहीं मैंने, 14.25 अगस्त, 14.25 अगस्त, अब मैं 14 अगस्त लिखा है मैंने। 14 अगस्त में जो मेहमान हैं मेरे, उसमें गांधी जी भी हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, कायद हैं, नेहरू हैं, लेडी माउंटबेटन हैं। तो लेडी माउंटबेटन और नेहरू तो अलग बैठे हुए हैं। अब नेहरू थ्रू आउट पीछे मुड़ मुड़ के बात कर रहे हैं, और वो जो है वो अजीब तरह की कॉमेडी है बिल्कुल। उसमें गांधी जी से एक साहब कहते हैं कि आप पे तो 2 फिल्में बनी है, फिल्मों की बात हो रही है। तो कायद ने कहा मुझे अपनी फिल्म बनी है, मैंने देखी, मगर गांधी की फिल्म बहुत अच्छी थी, गांधी पे बहुत अच्छी फिल्म बनी। तो वो साहब कहते हैं गांधी जी आप पे तो 2 फिल्में बनी है ना, एक आपके बचपन पे और एक आपके जवानी और बुढ़ापे पे। तो गांधी कहते नहीं 2 तो नहीं बनी है, एक ही बनी है। तो कहने लगे नहीं आपके बचपन की भी फिल्म थी। तो गांधी ने कहा वो कौन सी थी? तो उसने कहा ईटी। बिल्कुल गांधी की तरह चलता है वो। मगर ये कि वो 14 अगस्त है, वो बहुत सीरियस है, उसमें हंगामा है बिल्कुल। वो करना है, कोई पार्टीशन जो हुआ है वो कहते हैं कि होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बस आप देखें, वो है 2.5 घंटे का प्ले है। हाँ अनवर भाई, एक जॉन एलिया के हवाले से कुछ जन्नत के खतूत के आपने तहरीर फरमाए थे। जी जी। क्या वो आगे सिलसिला चल सके? वो निहायत शानदार, क्योंकि वहाँ जो हमारे तकरीबन जितने लोग जा चुके हैं अदीब बड़े, उनके हवाले से जो बातें गुफ्तगू, वो इतना कमाल का सिलसिला है, उसे आप जारी नहीं रखेंगे? वो इस किताब में शामिल है वो खतूत, वो और मजीद इजाफा जी जी, मैं उसमें आपको पतरस का भी मिलेगा। अब किताब जो आ रही है मेरी, जो मेरे खतूत आए हैं, गालिब, पतरस, ज़ौक़, हाफिज़, हाली, इन सब के मैं छाप रहा हूँ बिल्कुल। इसको आगे और भी जारी रहना जी चाहिए। जी, मैं इसको छाप रहा हूँ बिल्कुल। अब क्योंकि मेरे खतूत अपने इतने ख़राब हो चुके हैं। जी उनको दीजिए जल्दी से। ये गालिबन हमारा जी यकीनन बल्कि आखिरी सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अनवर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि आजकल बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कोई मोइन साहब के बाद कोई ऐसा प्रेजेंटली कोई अवेलेबल है जो आपकी तहरीर के साथ इंसाफ जी कर सके? बिल्कुल, मैंने ढूंढ लिया है, अभी उसको फुर्सत नहीं है। उनका नाम है रेलवे के वजीर का नाम क्या है? बेटा ये बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, कोई ना कोई निकलेगा ज़रूर। थैंक यू। मैं ढूंढ रहा हूँ इंशाल्लाह, मगर ये बहुत अच्छे एक्टर हैं ये सब, तो ये निकल आएंगे इनमें से। जैसे फारिग होते हैं मैं ले लेता हूँ। यानी जो खुद पटरी से उतरा हुआ है उसको रेलवे का वजीर बना। इस सेशन को यकीनन ख़त्म करने के लिए मेरे पास उतने बड़े, उतने हार्टफेल्ट अल्फाज नहीं हैं। बस सिर्फ